सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पहला ग्रोथ, यानी कि वो ग्रो करेगा। ठीक है, दूसरा रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होगी उसके अंदर, रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एंड जो थर्ड पॉइंट होगा वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ओके, एंड फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एंड 5 मूवमेंट एंड लोकोमोशन। सो जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें जो मेन फोकस करना है वो इन 3 कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस करना है, ग्रोथ पे, रिप्रोडक्शन पे एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई पे। ठीक है, और हम जरा थोड़ा सा देख लेंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म वो होता है यानी कि इसमें 2 चीजें आती हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो टूट के सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाए, तो ये कैटाबॉलिज्म है। और एनाबॉलिक क्या होता है, जब बहुत सारे सिंपलर सब्सटेंस जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म करें तो ये क्या होता है, एनाबॉलिक होता है। ठीक है, एंड मूवमेंट एंड लोकोमोशन दोनों सेम नहीं है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, यानी लोकोमोशन की जिसमें प्लेस चेंज हो, यानी कि हम चल के यहाँ से यहाँ आ गए। ठीक है, कि हमारा प्लेस चेंज हुआ तो ये लोकोमोशन हुआ। ठीक है, और हमारे जो आईलिड्स हो गए, लिप्स हो गए, ईयर्स हो गए, नोज हो गए, इनका क्या होता है, मूवमेंट होता है, यानी कि सेम पोजीशन पे। ठीक है, ये और मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस है। ठीक, अब हम बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ की, ठीक है, तो ग्रोथ क्या होता है कि इंक्रीज इन साइज, मास एंड नंबर ऑफ सेल्स, इसे हम कहते हैं ग्रोथ। ठीक है, तो जरा आप बताइए कि क्या ग्रोथ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, तो हम सीधा कहेंगे कि ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग में भी होता है। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, ग्रोथ इज अ not defining property of living organism। क्यों, क्योंकि नॉन लिविंग एग्जाम्पल हम ले लेते हैं माउंटेन का। तो अगर माउंटेन को देखा जाए तो क्या नॉन लिविंग है, बट उसमें भी ग्रोथ होता है ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ द एडिशन सब्सटेंसेस। ठीक है, माउंटेन में भी ग्रोथ होता है आउटसाइड से। ठीक है, आउटसाइड से माउंटेन्स में क्या होता है, ग्रोथ होता है। इसलिए ग्रोथ लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अंडरस्टैंड, माउंटेन्स में भी ग्रोथ आउटसाइड। ठीक है, और अगर हम लिविंग की बात करें तो लिविंग में विद इन यानी कि इनसाइड, ग्रोथ ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो विद इन और इनसाइड द ग्रोथ होता है। अंडरस्टूड? ओके, अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, क्या रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों, देखते हैं आगे। इसको नोट कर लीजिए।
लोग कॉपी और पेन एनसीईआरटी की बुक ओपन करके बैठेंगे, ठीक है, और बिल्कुल फुल यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और उसको जो भी पॉइंट है उसको नोट करते चलिए साथ साथ। सेकेंड पॉइंट, रिप्रोडक्शन। तो क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की? तो रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ। अगर आपकी एनसीईआरटी का हर एक लाइन 100% क्लियर है तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले एनसीईआरटी क्लियर कीजिए, अगर उसके बाद टाइम मिलता है एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद टाइम मिलता है तो साइड बुक पे जाइए, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? अगर हम म्यूल की बात करें, म्यूल which are both characteristics of horse and ass, ठीक है, डोंकी, हॉर्स एंड डोंकी, ठीक है। तो म्यूल क्या होता है? स्टेराइल होता है, ठीक है। अगर हम इनफर्टाइल ह्यूमन की बात करें, इनफर्टाइल ह्यूमन, तो एक इनफर्टाइल ह्यूमन क्या रिप्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता, इज नॉट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस अ न्यू वंस, ठीक है। तो इसलिए रिप्रोडक्शन क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेटाबॉलिज्म पे। इसको यहां पे लिख लीजिए, इनफर्टाइल ह्यूमन कैन नॉट capable to reproduce. So reproduction is not defining property. Property of living organism। नोट कीजिए इसको। थर्ड हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म हमने आपको बताया था अभी कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, ठीक है। कोई भी अगर सब्सटेंस हो, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स से टूट के सिंपलर में कन्वर्ट होता है, या सिंपलर, बहुत सारे सिंपलर सब्सटेंस जुड़ के कॉम्प्लेक्स बनाते हो, तो ये क्या है? तो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। और जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे कि मेटाबॉलिज्म क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मेटाबॉलिज्म इज अ defining property of
लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे? जो हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी में कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, हम फूड लेते हैं, ठीक है, और हमारे जैसे माउथ में बकी कैविटी में जाता है, वहां पे क्या होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है या नहीं है? कैसे होता है? जो सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम्स है हमारे सलाइवा में प्रेजेंट है, वो क्या करता है कि जो हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स लेते हैं उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? कैटाबॉलिक रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शन हुआ। बड़ी आवाज इधर से बहुत आ रही है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन is also defining property. ओके, कैसे? क्योंकि जो देखो, अगर यही हम कैटाबॉलिक रिएक्शन बाहर कराते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंटल कराते हैं, तो वही चीजें मिलेंगी, ठीक है। और यही हमारे अगर बॉडी में चलता है मेटाबॉलिज्म, तो वही सेम, ठीक है। तो इसलिए जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, सॉरी, नेक्स्ट जो है वो आप लोगों का रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ओके, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की? तो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैसे? देखो, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई होता क्या है, यानी कि अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स, ठीक है। सपोज कि किसी ने आपको पिंच किया तो आपने तुरंत हाथ पीछे की तरफ किया, ठीक है, तो ये एक अवेयरनेस, ठीक है। आप वो पिंच करना क्या था? आपके बॉडी के लिए स्टिमुलस था, ठीक है, और आपने सडन हाथ पीछे खींच लिया, ये आपका उस स्टिमुलस के लिए रिस्पांस था, ठीक। तो अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स, रिस्पांस टू स्टिमुलाई, और ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की? तो यस, इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखते हैं हाउ, कैसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई अगर पर्सन कोमा में है, ठीक है, कोमा पेशेंट का एग्जांपल लेते हैं। वो पर्सन, एग्जांपल, कि वो पर्सन, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ये जो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप बुक खोल के उसमें भी अंडरलाइन कर लेंगे एनसीईआरटी में ये सारी चीजें हैं। अगर कोई पर्सन किसमें है? कोमा में है, ठीक है, तो उससे रिलेटिव्स, उसके रिलेटिव्स, डॉक्टर्स उसको टाइम टू टाइम रिकॉग्नाइज देखने आते हैं, ठीक है, चेकअप करने आते हैं, तो वो क्या उनको रिस्पॉन्स करता? नहीं करता,
ठीक है, तो इस तरह से वो क्या हो गया, नॉन लिविंग हुआ। बट ऐसा नहीं है, जो उसके ट्रीटमेंट के लिए उस वक्त जो उसको मेडिसिन दी जाती है, मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, उस मेडिसिन के अगर उसकी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है, ठीक है, भले रिलेटिव्स आए, ठीक है, डॉक्टर्स आए, वो उसको उनको रिस्पॉन्स नहीं करता हो, आउटसाइड यानी कि आउटर एनवायरनमेंट में उसकी रिस्पॉन्स ना हो उसके बॉडी का, लेकिन जो उसको मेडिसिन दी जा रही है, जो उसको रेगुलर मेडिसिन दी जा रही है, उसकी बॉडी उस मेडिसिन के अगेंस्ट क्या कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है, तभी तो धीरे धीरे ठीक होगा कोमा पेशेंट। इसीलिए उसको मेडिसिन दी जाती है कि उसकी बॉडी उस मेडिसिन को रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है। तो इसलिए जो पेशेंट कोमा में है, ठीक है, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, लिविंग कंसीडर करेंगे। लिविंग क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो मेडिसिन को क्या कर रही है, रिस्पॉन्स दे रही है, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। क्यों, क्योंकि अगर कोई पर्सन कोमा में है तो वो जो मेडिसिन उसको दी जा रही है, ठीक है, उसकी बॉडी उस मेडिसिन को रिस्पॉन्स करेगी। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नॉमेनक्लेचर पे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नॉमेनक्लेचर पे। Naming of the species, naming of the species given by ICBN and ICZN, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ICBN एंड ICZN, which provides with some rules, ठीक है, which provides some rules। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक में। which provides some rules। तो क्या इसकी नॉमेनक्लेचर की क्या जरूरत पड़ी, क्या नीड थी नॉमेनक्लेचर की, बताइए। नॉमेनक्लेचर की नीड इसलिए पड़ी, जैसे एग्जांपल लीजिए मैंगो का, ठीक है, हम लोग यहाँ पे इंडिया में उसको मैंगो कह रहे हैं, बट अगर हम यही स्पेन जाए, फ्रांस जाए, तो वहाँ पे इसको मैंगो नहीं कहा जाएगा, वहाँ पे इसका कुछ दूसरा नाम होगा, ठीक है, जिसको पता होगा वही बोल पाएगा, ठीक है। सपोज कीजिए हमें मैंगो लेना है और हमें नहीं पता है कि वहाँ पे मैंगो को क्या कहते हैं, तो हम उसका क्या बोलेंगे, हम उसका बोटानिकल नॉमेनक्लेचर बोलेंगे, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका, तो ये मैंगीफेरा इंडिका सबको पता है, ठीक है, कि मैंगीफेरा इंडिका का मतलब मैंगो होता है, ठीक है। तो इसलिए नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी, ठीक है, कि कॉमन हो जाए, कॉमन नेम हो जाए, पूरे वर्ल्ड में क्या हो, कॉमन नेम हो। मैंगो क्या कहा जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका, उस तरह से कहीं और कुछ कहा जाएगा, कहीं और कुछ कहा जाएगा, लोकल नेम से, लोकल नेम है ना, मैंगो लोकल नेम है इंडिया का, ठीक है। उस तरह से जगह जगह हर जगह का अलग अलग अपना लोकल नेम होगा। बट जो ICBN एंड ICZN के थ्रू जो रूल्स दिए गए हैं नॉमेनक्लेचर के, वो क्या है, पूरा वर्ल्ड वाइड वही नेम है, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं, कुछ रूल्स हैं इस नॉमेनक्लेचर के, कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो जो पहला रूल्स है वो क्या है, कि ये 2 वर्ड नेम है, 2 वर्ड नेम गिवन बाय, पहले ये नहीं लिखेंगे, 2 वर्ड नेम बाइनोमियल, जिसको हम कहते हैं 2 वर्ड नेम बाइनोमियल,
binomial nomenclature, binomial nomenclature given by Carolus Linnaeus. Given by Carolus Linnaeus. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में आप नोट कीजिएगा, नोट कीजिए, जो इसका फर्स्ट नेम होता है जेनेरिक विच रिप्रेजेंट द जीनस, ठीक है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस को, जेनेरिक। एंड सेकेंड स्पेसीज एपिथेट, स्पेसीज एपिथेट। और याद है सबको, ये रूल्स याद होने चाहिए आप लोगों को, जितने भी नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं ये प्रॉपरली याद होने चाहिए कि क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है। और फर्स्ट रूल्स क्या है कि लैटिन लैंग्वेज था, ठीक है, नॉमेनक्लेचर जो है लैटिन लैंग्वेज, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं डेड लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज। फोर्थ जो इसका रूल्स है, अगर हम इसको टाइप करते हैं कहीं कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो किस में टाइप करेंगे, इटैलिक्स में, ठीक है। इटैलिक्स में। अगर हम इसको लिखते हैं, ठीक है, हम इसको नोटबुक पे लिखते हैं तो इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो पांचवा रूल कि अगर हैंड रिटन होगा, हैंड रिटन होगा तो क्या होगा, अंडरलाइन किया जाएगा, ठीक है, ये रूल है। अगर आप किसी बोटानिकल नॉमेनक्लेचर का, ओके, शायद आप लोगों को नीचे नहीं दिख रहा होगा इसलिए हम इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से इरेज कर दीजिए। जो फिफ्थ रूल है मैं भी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो इसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिफ्थ रूल हम ऊपर लिख रहे हैं, नोट कीजिए। जो भी डाउट हो, ठीक है, आज के टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट उसको कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है, जो चीजें नहीं समझ में आई हो। एंड फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। ऑनलाइन क्लासेस ठीक है, तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट की बात है। फिफ्थ पॉइंट, अगर हैंड रिटन रहेगा, हाथों से लिखा जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, जैसे हमने मैगी पेरेंट का लिखा। और ध्यान दीजिएगा कि जो जीनस का, जेनरिक का जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो ऑलवेज कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है, तो मैंगी पेरा। और स्पीशीज एपिथेट का जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो ऑलवेज स्मॉल लेटर्स होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इंडिका, ठीक है, ये हमने लिखा कहाँ,
ठीक है, और हम इसको हैंड रिटन किए हैं, इसको कंप्यूटर में टाइप नहीं किए, ठीक है। तो कंप्यूटर में टाइप करेंगे तो क्या होगा, इटैलिक्स देंगे उसको, कुछ यूं इटैलिक्स लिखा है, मतलब हल्का सा क्या होता है, टिल्टेड होता है, इन्वर्टेड लिखेंगे, ठीक है। बट जो हम हैंड रिटन करेंगे उसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना है कि जीनस कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है, एंड स्मॉल लेटर में, ओके।